अगला सवाल है कि वह क्रिया, क्या हुआ, ऑफ कर रहा, चलिए चलिए, क्या बोले, अच्छा ये नहीं चला हुआ। ये क्या हो गया, जल नहीं रहा लाइट, वायर में कुछ हुआ क्या, क्यों नहीं चल रहा, लगता है ये तार उड़ तो नहीं निकल गया, हाँ तारे निकल गया। जला क्या, अच्छा ये रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। चलिए साहब, हम लोग का 7 सवाल तक हो गया था। 8वां सवाल है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, यह क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाएगा। इस सवाल का मतलब समझ में आया? देखिए, कुछ पौधा ऐसा होता है ना, जो पौधा क्या होता है कि पौधों के ऊपर ही उगाता है, वैसा पौधा जो पौधों के ऊपर ही क्या होता है, उगाता है। और उस पौधा, जिस पौधा के ऊपर उगता है, उसी पौधा से क्या करता है कि वो खनिज लवण प्राप्त कर लेता है। जो नमी होता है ना, उस नमी से, जो उस पौधा के अंदर नमी होता है, मान लीजिए एक ये पौधा है, इसके ऊपर ये पौधा आ गया, ठीक है ना, और इसी पौधा से ये पौधा क्या करेगा, नमी को, जल की मात्रा को प्राप्त कर लेगा और अपना भोजन स्वयं बनाएगा। इससे केवल पानी लेगा, जिस तरह से मिट्टी से लेता है पेड़ पौधा खनिज लवण पानी वगैरह, वो मिट्टी से नहीं लेकर के जिस पौधा के ऊपर उगेगा उसी से लेना शुरू कर देगा। आ रहा समझ बात है? लेकिन भोजन ये अपना स्वयं बनाएगा। अगर इसी पौधा से अगर लेता तब वो सभोजिता नहीं कहलाता, समझ रहे, परजीविता कहलाता। क्या कहलाता? परजीविता। जब दूसरे से वो भोजन प्राप्त करेगा, ये भोजन प्राप्त नहीं करता इससे भोजन बनाने वाला जो तत्व है खनिज लवण जल, उसको प्राप्त कर लेगा, लेकिन भोजन ये अपना खुद बनाएगा। तब ये जो प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? सभोजिता। क्या कहलाता है? सभोजिता कहलाता है। और आर्किड इसी प्रकार का पौधा है। आर्किड दूसरे वृक्षों पर होता है और दूसरे वृक्षों से जल और खनिज लवण को लेकर के क्या करता है, ये अपना भोजन बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? सभोजिता। याद रखिएगा, ये सेट में मिलेगा आपको। आगे दरोगा वाला, ये दरोगा का हिटेड टॉपिक है ये, ठीक है ना, और हर सेट में यहाँ से सवाल उठा के दिया है और इसको हम लोग इग्नोर करते हैं इस तरह के सवाल को। तो याद रखिएगा कि सहजीविता में अगला सवाल जो आपको मिलेगा कि सहजीविता में ऐसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सभोजिता वाला में। ऐसा सवाल अगला मिलेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को ना तो लाभ और ना ही नुकसान होता है। समझ रहे? इस तरह से सवाल पूछा गया, ठीक है ना साहब। तो आप देखिए, आर्किड ले रहा है तो आर्किड को तो लाभ हो रहा है, लेकिन बाकी जो पौधा है क्या उसको नुकसान भी हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि खनिज लवण उससे ले रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभोजिता। आंसर ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहां से जुड़ा हुआ चीजें हम लोग देख लेते हैं। सभोजिता या इसी को बोलते हैं एपिफाइटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एपिफाइटिज्म। सभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव अप्रभावी होते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि एक जीव को जहां लाभ होगा वहां दूसरी जीव को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सभोजिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सभोजिता कहलाएगी। ऐसा समझ बात है? जैसे कि आर्किड बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं। जैसे किस तरह से शाखा होगा ना, तो इसी के बीच में आप देखते हैं कि तार उड़ के पेड़ पे आप देखते हैं कि बरगद वगैरह जैसे उगाता है ना, उसी प्रकार से इस तरह से शाखाएं अगर होगी तो शाखाओं के बीच में ये फंस जाती है इनके बीज, और फिर यहाँ से ये बड़े आर्किड क्या हो जाता है? उगना शुरू हो जाता है बड़े बड़े वृक्षों पर उसके शाखाओं के पास से, और ये वातावरण से नमी प्राप्त कर भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। एक तो जहाँ से वो पौधा जहाँ से उगा वहाँ से नमी प्राप्त किया, और आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से। देखिए, दो तरह की बात है। अगर आसपास का इन्वायरमेंट
में अगर नमी की कमी हो तब वो क्या करता है कि जिस पेड़ पर है उसी पेड़ की शाखाओं से वो नमी को लेना शुरू कर देता है। अगर आसपास के क्षेत्रों में नमी हो तब वो क्या करता है कि वातावरण से ही नमी को लेना शुरू कर देता है। और मैक्सिमम जो सहभोजिता वाला जो पौधा होता है वो वातावरण से ही नमी लेता है, वातावरण से ही, वातावरण का जो नमी होता है ना वहीं से नमी प्राप्त करके ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसीलिए करके उस पेड़ पर अगर उड़ता है आर्किड जैसे पौधा तो आर्किड को तो फायदा हो जाता है, लाभ हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी की जो प्रक्रियाएं होती है, मिट्टी का जो कार्य होता है वो कार्य कौन कर देता है, जो बड़ा वृक्ष होता है वो कर देता है। तो इससे आर्किड को तो लाभ हो गया, लेकिन अगर वातावरण से नमी प्राप्त कर दिया और उस बड़े पेड़ पर उगा तो क्या बड़े पेड़ को नुकसान हुआ? क्या नहीं हुआ, बड़े पेड़ को नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि आपको मच्छर काट लेता है, मच्छर काट लिया तो मच्छर को तो लाभ हो गया कि वो आपका ब्लड लेके चला गया, उसको भोजन मिल गया, लेकिन आपको तो नुकसान हो गया, आपका ब्लड चला गया, आपका ब्लड चला गया, आपको थोड़ा सा लहर भी गया, है कि नहीं? तो क्या यह सहभोजिता कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। लेकिन आपको नुकसान अगर नहीं होता तब क्या कहलाता है? वो सहभोजिता कहलाता। इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। ऐसा जो बात है। तो आर्किड जो है किस प्रकार की भोजिता होता है? इसमें सहभोजिता। क्लियर है साहब? चलिए अब देखते हैं हम लोग सहजीविता। सहजीविता, जब दोनों पौधे एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाता है। जैसे कि शैवाल और कवक, मतलब अगर दोनों को लाभ हो, ये इसको लाभ पहुंचाए, ये इसको लाभ पहुंचाए, तब ये क्या कहलाएगा? सहजीविता। गाना है ना, जिएंगे मरेंगे साथ दुनिया याद करे, तो वही बात है कि एगो जीव ये है तो ये भी साथे में जिएगा, ये जीव है तो साथे में जिएगा। अगर दोनों अगर एको गड़बड़ाया तो दोनों जीव क्या हो जाएगा? हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं बात है, वही कहानी है कि जैसे कि शैवाल है, शैवाल के साथ क्या होता है जानते हैं? शैवाल में आपको पता है कि नील हरित शैवाल जो होता है इसमें हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होता है। और कवक जो होता है ना, कवक के पास नहीं होता है। ऐसा नहीं बात है। तो कवक क्या करता है? खनिज लवण ले करके, खनिज वगैरह लवण ले करके शैवाल को देता, कहता ले तू खाना तो नहीं बना, समझ रहे? तो ये लाया खनिज लवण और इसके पास है क्लोरोफिल, तो ये क्या करेगा? खाना बनाएगा और तब दोनों मिल बैठ के खाएगा। ऐसा नहीं बात है। तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंड है। अगर ये खनिज लवण इसको नहीं देता तो क्या ये खाना बना पाता? तो नहीं लगता कि भूखले मर जाता ये भी। अगर ये भूखले मर जाता, अगर ये खाना नहीं बनाता था, आपको नहीं लगता कि इसके पास खनिजो लवण रहता फिर भी क्या होता? भूखले मर जाता। ऐसा नहीं बात है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा बात है? तो इस प्रकार का अगर एक दूसरे पर निर्भर हो तब ये क्या कहलाएगा? सहजीविता। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिएगा साहब। अच्छा, अभी ये सवाल पूछा भी गया है कि शैवाल और क्या कहते हैं, हाँ, शैवाल और कवक से मिलकर के लाइकेन बनता है और इन दोनों के जो परस्पर संबंध होता है इसको क्या बोलते हैं? इसके सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म बोलते हैं। अभी शायद बीपीएससी वगैरह वाला भी पूछा था। चलिए साहब, क्या बोले? हाँ एकदम, तब तो क्योंकि देखिए दोनों एक जगह, शैवाल और लाइकेन जब दोनों मिल गया तब वो हो जाता है शैवाल और कवक जब दोनों मिल गया तब वो बन जाता है लाइकेन, तब वो जाता है लाइकेन। तब ना बोलते हैं कि लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच का कड़ी होता है, दोनों के बीच का कड़ी होता है। ठीक है साहब? तब वो जो प्रक्रिया कहलाती है, सहजीवी का संबंध होता है, वो कहलाता है हेलोटिज्म। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। चलिए अगला देखिएगा, मृतोपजीविता। क्या होता है? मृतोपजीविता। क्योंकि एक सवाल पूछा है तो मेरा प्रयास है कि उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं उसको कवर कर दे। मृतोपजीविता जिसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिज्म। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिज्म। वे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मृतोपजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीविता कहते हैं। मतलब जो पौधा देखिएगा कि सड़े गले पदार्थों पर उगता है तो इसका मतलब है कि वो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त कर पाता है। तो इसका मतलब है कि सड़ा गला पदार्थ क्या होगा? जो मरा हुआ रहेगा वही सड़ेगा ना, जो मरा वो सड़ा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि वो मरा हुआ पेड़ पौधों से या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीविता। ठीक है साहब? जैसे में देखिएगा कि राइजोपस, कौन सा? राइजोपस, कुकुरमुत्ता।
ठीक है ना, और पेनिसिलियस, ये सारे जो है कौन सा है, मृतोपजीविता है। और इसके अलावा आप मशरूम वगैरह का नाम सुने हैं ना, तो वो सब क्या है, तो उसी को ना बोलते हैं ये। तो चलिए उसके बाद देखिए कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा, देखिए कीटभक्षी पौधा किसको कहेंगे, कि वैसा पौधा जो अपना भोजन कीट पतंगों से प्राप्त करता है, मतलब कीटों को खा जाता है। मतलब उस पौधा पर जैसे बैठा ना, तो वो पौधा, जिस पौधा पे बैठता है कीट बैठने के बाद वो क्या करता है कि अगर कीट उस पर मर गया या जिंदा भी है, तो वो अपने भागों को क्या करता है, अंदर समाहित कर लेता है। वो पौधा उस कीटों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, समझ रहे हैं, और उसी तरह से वो क्या कर लेता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है उस कीट से। तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। क्या बोलते हैं, कीटभक्षी। यहाँ से सवाल जो आता है इसी तरह से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी का उदाहरण है, इस तरह से सवाल आता है। ठीक है साहब, तो याद रखिएगा घटपर्णी, कौन सा है, घटपर्णी, नेपेंथिस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया, ये सारे जो है किस प्रकार का पौधा है, कीटभक्षी पौधा। किस प्रकार का पौधा, कीटभक्षी पौधा। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए कभी कभी ना आप किसी खेत उत में जाते होंगे, तो आप देखिएगा कि आपको छिकछिकी होने लगता है, होता है ना, किसी किसी खेत उत में जाइएगा फसल वगैरह में, तो आप देखिएगा कि छींक आने लगा बहुत। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो परागकण होता है ना, वो एलर्जी उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है, और एलर्जी उत्पन्न करने के कारण ही आपको क्या होने लगता है, छींक आने लगता है। बहुत व्यक्ति को देखिएगा कि झाड़ू वगैरह जब लगता है तो उसका डस्ट जब उठता है तो उससे भी जो है सो छींक आने लगता है, होता है ना। इसका मतलब है कि डस्ट जो है क्या उत्पन्न कर रहा है, एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। तो सवाल आपसे यहाँ ये पूछा कि कौन पौधा है, किस पादप के परागकण जो है कौन चीज उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। क्या हो जाएगा, पार्थेनियम हो जाएगा। पार्थेनियम पौधा का जो परागकण होता है वो क्या उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पार्थेनियम, पार्थेनियम पादप एक प्रकार का पादप है, और ये क्या करता है, इसका जो परागकण होता है ना, ये क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। मतलब सर्दी वगैरह हो जाएगा, इसके साथ साथ आपके शरीर पर चकत्ता भी निकल आएगा। देखिएगा किसी फसल के अंदर में जब जाते हैं तो चकत्ता जैसा निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि उसका परागकण क्या कर रहा है, आपका एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है साहब। चलिए परागकण से होने वाले फीवर को क्या कहते हैं, हे फीवर। क्या कहते हैं, हे फीवर। क्या कहते हैं इसको, हे फीवर। हे फीवर के अन्य कारण निम्नलिखित है। देखिए एक कारण तो ये हुआ कि परागकण से एलर्जी उत्पन्न होगा और उसके कारण क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो वो कहलाएगा हे फीवर। क्या कहलाएगा, हे फीवर। तो हे फीवर केवल परागकण से होने वाले फीवर को नहीं कहते हैं, और भी कई फीवर है जिसको क्या बोलते हैं, हे फीवर बोलते हैं। कौन कौन सा फीवर है जिसको हे फीवर बोलते हैं, जैसे कि मौसम बदलाव के कारण। अगर मौसम बदलता है तो देखिएगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बदलना शुरू हो जाता है और कभी कभी फीवर भी आ जाता है। तो इस तरह के फीवर को क्या बोलेंगे हम लोग, हे फीवर बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद ठंडा एवं भारी खाना खाने से, ठंडा एवं भारी खाना खाने से मतलब आप ठंडा खाना खा रहे हैं तो उससे भी आपको एलर्जी उत्पन्न होता है। जैसे कि आपके गला में देखिएगा कि ठंडा जब चीज बहुत लोग अगर खा लेते हैं, जैसे हम लोग ना अगर एक दिन स्प्राइट पी लेंगे ना तो तीसरा चौथा दिन मेरा गला का हाल ख़राब रहेगा, तो और फीवर भी आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एलर्जी क्या करता है कि आपको फीवर उत्पन्न करता है, और ठंडा चीज़ खाने से जो एलर्जी होगा और उस एलर्जी से जो बुखार आएगा, जो फीवर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, हे फीवर बोलेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल के कारण भी होता है ऐसा, रहन सहन के कारण भी ऐसा होता है कि आप महीना का महीना नहाइए नहीं रहे हैं, समझ बात, शरीर से बदबू दे रहा है, बहुत होता है तो फॉग मार देते हैं और काम चला लेते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको क्या आएगा, फीवर आ जाएगा। आप 1 सप्ताह 10 दिन तक नहीं नहाइए, फिर अचानक पूरा नहा लीजिए, मतलब 10 दिन के बदला 1 दिन नहा लीजिए, आप देखिएगा कि फीवर से ग्रसित हो जाइएगा। समझ रहे हैं। चलिए साहब, तो इस तरह से ये सारे हे फीवर कहलाता है। ठीक है ना, आया समझ बात है। चलिए तो यहाँ पर आया परागकण। देखिए परागकण कहाँ पाया जाएगा, परागकण जो पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा,
परागकोश में। किस में पाया जाएगा? परागकोश में। और परागकोश में पाया जाएगा तो बोलिएगा कि परागकोश जो होता है या परागकण जो होता है ये किसका हिस्सा है? स्त्री केसर का या पुंकेसर का? किसका हिस्सा का? पुंकेसर का या पुमंग का? क्या बोलेंगे? पुंकेसर या बोलेंगे पुमंग का ये हिस्सा होता है। और परागकोश में ही क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश में ही क्या होता है? परागकण होता है। और ये जो होता है ना पौधों में परागन और स्वपरागन की क्रिया में, स्वपरागन या परपरागन की क्रिया में भाग लेता है। देखिए परागन किसको कहेंगे? परागन किसको कहेंगे बताइए? ये था परागकण, ठीक है ना? परागन, परागकोश और परागकण होगा नहीं है, परागकण, ठीक है ना? तो परागन किसको बोलेंगे बताइए? बताइए। हाँ सही बात है। देखिए वर्तिकाज होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ना, वर्तिकाग्र जो होता है ये होता है स्त्री केसर का हिस्सा। क्या होता है? स्त्री केसर का हिस्सा, ठीक है ना? स्त्री केसर का हिस्सा होता है। और परागकण जो होता है, परागकण, परागकण जो होता है ये किसका हिस्सा होता है? पुंकेसर का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? पुंकेसर का। तो आपको पता है कि पौधों में किस प्रकार का निषेचन होता है? अलैंगिक निषेचन। कैसा होता है? अलैंगिक। पौधों में अलैंगिक निषेचन होता है। तो अलैंगिक निषेचन तभी होगा ना जब पुंकेसर का जो परागकण है वो कहाँ जाएगा? स्त्री केसर पर। कहाँ जाएगा? स्त्री केसर के हिस्से पर। तो मतलब पुंकेसर का जो परागकण है वो स्त्री केसर के अगर वर्तिकाग्र पे जाता है, मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है? परागकण। क्या कहलाता है? परागकण। आया समझ में? तो ये है पुंकेसर पुरुष का हिस्सा, पुंकेसर सॉरी परागन, हाँ परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। मतलब स्त्री पुरुष पुंकेसर का जो भाग है परागकण, ये अगर स्त्री केसर के कहाँ चला जाए? वर्तिकाग्र पर। कहाँ चला जाए? वर्तिकाग्र पर। तब ये क्या कहलाएगा? सिंपल भाषा में समझिए कि बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के पास जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागन। अब परागन जो होता है दो प्रकार का। परागन कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एगो को बोलते हैं स्वपरागन। क्या कहलाते हैं? स्वपरागन, ठीक है ना? और एक होता है परपरागन। क्या होता है? परपरागन। आया समझ में? स्वपरागन किसको कहेंगे? देखिए जैसे कि दो पुष्प है, दो पुष्प है ना, और इन दोनों पुष्पों में मान लीजिए कि ये है आपका क्या? परागकण, और यहाँ क्या है? वर्तिकाग्र। तो इसी परागकण का एक ही पुष्प का, पुष्प एक ही हो और इसका परागकण इसी के अगर वर्तिकाग्र पर चला जाए, कहाँ चला जाए? वर्तिकाग्र पे चला जाए। इसी पुष्प का मतलब अगर अपने परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पे चला जाए तब यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? स्वपरागन। क्या कहलाएगा? स्वपरागन। ऐसा बात है। लेकिन अपना अगर परागकण दूसरे पुष्प के, एक पुष्प का अगर परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला जाए तब ये क्या कहलाएगा? परपरागन कहलाएगा। ऐसा बात है। क्या कहलाएगा? परपरागन कहलाएगा। क्लियर है साहब? कौन है? गेट खोलिए तो। टाइम पर आया करिए साहब, ऐसे नहीं चलेगा ना। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। आया समझ बात है? स्वपरागन परपरागन आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक आर्द्र दिन की सुबह, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलियन के बूंद रिस कर निकलती है। यह किस कारण होता है? बताइए, यह किस कारण होता है? बताइए क्या होगा? किस कारण से होगा ये? सवाल समझ में आया? सवाल ये कह रहा है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काट देते हैं। क्षैतिज रूप मतलब इस तरह से,
ठीक है, क्षैतिज रूप से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिस कर निकलती है। मतलब कोई अगर पौधा है और कहता है कि आप कब काट रहे हैं, सुबह में, कब काट रहे हैं, सुबह में, और दिन कैसा हो, आर्द्र दिन हो, ठीक है ना, तो उस समय यहाँ से जब आप काट दीजिएगा पौधा को, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो ड्रॉप निकलेगा, बूंद तो निकलेगा ना। तो पूछ रहा है कि ये बूंद का जो रिसाव होता है यह किस कारण से होता है, समझ रहे, सही बात है। ये जो रिसा होगा मूल दाब के कारण होगा। किसके कारण होगा, मूल दाब के कारण, क्योंकि जब हम यहाँ पर काटते हैं ना तो यहाँ की कोशिकाओं पर एक दबाव पड़ता है, क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और उस दबाव के कारण यहाँ की जो है उस कोशिका का जो भी जल है उसके अंदर वो रिसना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और वो किसके कारण होता है, मूल दाब के कारण। किसके कारण, मूल दाब के कारण। चलिए साहब, मूल दाब जो है ये जल और आयनों के प्रवाह में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि उस पर जब दबाव पड़ता है ना तो जो जल है और उसके अंदर जो भी आयन है उसके प्रवाह को, उसके बहने की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण वो पानी की तरह, बूंद की तरह रिसना शुरू हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव एवं मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव एवं मूल दाब मिट्टी से जल को ऊपर उठाने में क्या करता है, मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या करता है, ये खिंचाव लाता है, क्या करता है, ये खिंचाव लाता है। खिंचाव के कारण ही जो पानी होता है पौधे के अंदर, जो अवशिष्ट पदार्थ जल के रूप में, जैसे कि आप किचन में जब खाना बनाते होंगे तो आपका पानी तो ऐसा है कि सब पानी यूज हो जाता होगा खाना में, कुछ तो पानी ऐसा होता होगा जिसका प्रयोग किए होंगे वो गंदा हो गया होगा। जैसे कि आप सब्जी धोए तो क्या वो सब्जी धोए हुए पानी को फिर सब्जी में डाल देते हैं क्या, नहीं ना। चावल आप धोए तो क्या चावल जो आप धोए वो पानी फिर चावल में डाल देते हैं क्या, तो अवशिष्ट कुछ पानी तो निकला ना। तो इसका मतलब खाना जहाँ भी बनेगा कुछ ना कुछ जल जो होगा क्या हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो खराब जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जब पौधा जो होता है, पौधा के पत्ती में जब खाना बनता है तो इसका मतलब पत्ती में अगर खाना बन रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ भी जल कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा, गंदा जल हुआ होगा। तो गंदा जल क्या किचने में रखते हैं आप, क्या कि वो घर से बाहर फेंकते हैं, फेंक देते हैं ना। तो पौधा का जो पत्ती है वो किचन हुआ, तो क्या वह जल, खराब जल को हमेशा पौधा अपने किचने में रखेगा क्या, पत्ती में ही रखेगा क्या, नहीं ना। उसको क्या करेगा, वो बाहर करेगा। तो बाहर करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प बन के धीरे धीरे क्या जाता है, निकल जाता है, और वाष्प जो निकलता है वो निकलता है किससे, अस्टोमाटा से। किससे, अस्टोमाटा से, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ऐसा बात है। और ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो खिंचाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, खिंचाव के कारण। लेकिन मिट्टी से जो जल ऊपर जाता है, मिट्टी से जल जो ऊपर जाता है जाइलम ऊतक के द्वारा, वो किसके कारण जाता है, तो वो जाता है मूल दाब के कारण। किसके कारण जाता है, मूल दाब के कारण। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, बताइए। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आइकॉर्निया विश्व का सबसे हानिकारक। देखिए जितना भी इसमें है ना सब हानिकारक है और सब जलीय खरपतवार है, ठीक है ना। लेकिन सबसे क्या बोल रहा है, क्या बोले, खरपतवार किसको कहते हैं। देखिए गेहूं आप लगाते हैं उसमें बोकना जन्म जाता है, जन्मता है ना, वो क्या हुआ, खरपतवार हुआ, नहीं होता तितकी जगरा बोलते हैं, तो वो निकल जाता, क्या हुआ, खरपतवार हुआ। जब आप गेहूं लगाते होंगे तो मोथा निकल आता है, वो कौन चीज हुआ, खरपतवार हुआ। मतलब आप जो भी आवश्यक पौधा लगाए हैं उसके अलावा कोई दूसरा निकल आता है, उसको क्या बोलते हैं, दूसरा पौधा, उसको बोलते हैं खरपतवार। जैसे गेहूं लगाते हैं बथुआ निकल आता है, यह अलग बात है कि साग बना के खा जाते हैं, समझ रहे, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जिस पौधा को हम लगाए और उस पौधा के अलावा कोई दूसरा अनावश्यक पौधा के उगाए तो इसका मतलब है कि वो पौधा क्या कहलाएगा, खरपतवार कहलाएगा। समझ रहे बात, इसका मतलब खोर नहीं समझ लेना है, समझ रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, आइकॉर्निया। क्या जाएगा, आइकॉर्निया। ये जो है सो ये जलीय खरपतवार है, मतलब ये जल में पाया जाता है, जल में उगाता है और पानी को क्या कर देता है, ये गंदा कर देता है। ऐसे बात है, ये अनावश्यक पौधा है, आइकॉर्निया, ठीक है ना साहब। अब देख लेते हैं साहब इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स। चलिए
आइकोर्निया विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। साल्विनिया मोलेस्टा को कड़ीवा खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। एक ऑप्शन में दिया हुआ था ना, तो इसे क्या किस नाम से? कड़ीवा। ये भी खरपतवार ही है और इसका दूसरा नाम क्या है? साल्विनिया मोलेस्टा। ठीक है साहब। और विश्व का पहला खरपतवार नाशी जो है, खरपतवार नाशी किसको बोलेंगे? खरपतवार नाशी, जो खरपतवार का क्या कर दे? नाश कर दे। मतलब आप देखिएगा कि बहुत दवा ऐसी आती है कि आप आकर के खेत में लगा छींट दीजिए, छिड़काव उसका कर दीजिए, तो जो पौधा आप लगाते हैं वो जलता नहीं है, लेकिन जो खरपतवार होता है वो क्या हो जाता है? जल जाता है, मर जाता है। तो उसको कहते हैं खरपतवार नाशी। तो विश्व का पहला जो खरपतवार नाशी है वो है 2,4-D है। तो कई बार सवाल केवल क्या पूछा गया जानते हैं? आगे मिलेगा आपको कि 2,4-D क्या है। एकदम सिंपल सवाल, 2,4-D क्या है? तो खरपतवार नाशी। कई बार पूछ देगा कि खरपतवार नाशी निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा 2,4-D क्या है? 2,4-D। यह 2,4-D जो है किससे बना होता है? 2,4-D जो होता है यह डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल से बना होता है। किससे होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल से ये बना हुआ होता है। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं। अदरक निम्न में से किसका उदाहरण है? तना का होगा। और शायद अदरक से जुड़ा हुआ बीपीएससी में भी एक सवाल पढ़ाए थे प्रीवियस ईयर में। शायद सवाल की प्रकृति थोड़ा अलग था, लेकिन अदरक से जुड़ा हुआ था। तो सवाल ये है कि अदरक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अदरक जो है ये किसका उदाहरण है? तना का। किसका उदाहरण है? तना का उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? आलू जड़ है। आलू भी तना है। आलू भी क्या है? तना है। हाँ, हम लोग भूल जाते। तो चलिए साहब देख लेते थोड़ा सा क्या है तना वगैरह। चलिए इसका आंसर हो जाता है तना। इसका आंसर क्या जाता है? तना। तना मतलब तो समझ रहे हैं, पौधों का जो बीच का भाग होता है जो पौधों को मजबूती प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। चलिए तना जो होता है 3 प्रकार का होता है। तना कितने प्रकार का? 3 प्रकार का तना होता है। एक तना को बोलते हैं भूमिगत तना। क्या बोलते हैं? भूमिगत तना। दूसरा जो होता है अर्धवायवीय तना। क्या होता है? अर्धवायवीय तना। और तीसरा क्या होता है? वायवीय तना। क्या होता है? वायवीय तना। तो 3 तना होता है, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। ठीक है साहब, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। क्लियर है? अब देखिए भूमिगत तना किसको कहेंगे? देखिए वैसा तना ना जो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर हो, वैसा तना जो भूमि के अंदर हो उसको क्या बोलेंगे? भूमिगत तना। जैसे कि आम का पौधा होता है तो उसमें देखते हैं उसका तना क्या होता है? बाहर होता है। उसका जो पौधा होता है उसका तना, आम का पौधा जो होता है उसका तना जो होता है भूमि के बाहर होता है। लेकिन कुछ तना ऐसा है जिसका जो है ना भाग, तना का भाग वो क्या होता है? भूमि के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं भूमिगत तना। क्या बोलते हैं? भूमिगत तना। यह तना खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संचय करता है। जो भूमि के अंदर हो उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत तना। और इस तना का काम होता है कि खाद्य पदार्थों का संचय करना, मतलब खाद्य पदार्थों को जमा करके रखना। और समझ बात है, खाद्य पदार्थों को जमा करके रखना इसका कार्य होता है, जिसके कारण ये कैसा होता है? मांसल होता है। देखिएगा जो भूमिगत तना होगा ना वो बीच में मोटा होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चपटा होगा और बीच वाला भाग क्या होगा? मोटा होगा, फैला होगा, मांसल होगा। और इसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है? संचय होता है। खाने वाला पदार्थ जो पौधों को क्या करे? भोजन बनाने में भी मदद करे और इसके साथ साथ उसे ऊर्जा भी दे। तो यहाँ पर संचय होता है। जैसे कि हल्दी, जैसे कि हल्दी जो आप देखते हैं ना, तो हल्दी इस तरह से, हल्दी क्या होता है? ऊपर में फटता है, नहीं ऊपर में ना, और नीचे में होता है। हमको लगा ऊपर में बैठ सकते लटकल रहेगा। अच्छा चलिए, तो हल्दी जो होता है ये अंदर होता है, इस तरह से फैला होता रहता है ना, तो इस तरह से फैला हुआ रहता है। तो इसका मतलब यह है भूमि के अंदर। और आप देखिएगा कि इसी में पतला पतला जड़ जैसा निकला रहता है ना, जिसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नोड बोलते हैं। इस तरह से निकला हुआ होता है। तो ये हो गया इसका जड़ का काम कर गया, ये जड़ का काम कर गया। और ये जो मांसल भाग देखिएगा ये जो होता है क्या होता है? तना होता है। क्या होता है? ये तना। तो इसका मतलब हल्दी क्या है? तना है। और किस प्रकार का तना है? भूमिगत तना। उसके बाद देखिए अदरक तना है। हो सकता है डीपली पूछना चाहेगा तो बोलिएगा भूमिगत तना है। ऐसा नहीं बात है। उसके बाद देखिए आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। आलू में देखिएगा कि इस तरह से आलू अगर होता है
तो यहाँ पर देखिएगा डॉट डॉट जैसा होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ से देखिएगा कि आप वहाँ से जड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका मतलब ये जड़ निकलना शुरू हो गया तो इसका मतलब आलू तो जड़ नहीं है, तब ना दूसरा जड़ निकल रहा है। अगर आलू ही जड़ होता तो इसमें निकलता क्या जड़ की तरह, नहीं निकलता। इसका मतलब आलू क्या है, तना है। और किस प्रकार का तना है, भूमिगत है, क्योंकि सब कहाँ पाया जाता है, भूमि में पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्याज, प्याज भी क्या है, लहसुन, केला, फर्न, केला और फर्न, ठीक है। इस सब का तना जो होता है कहाँ होता है, भूमि के अंदर होता है, ठीक है ना। केला फर्न एक पौधा है जिसमें फूल, देखिएगा कि फूल होता है। ये केला फर्न होता है, एक फूल होता है। ये मत समझिए केला जो पौधा होता है फूल की तरह होता है ये। चलिए, उसका अलग पौधा जो होता है केला की तरह होता है, छोटा पौधा होता है, इतना छोटा। चलिए, अब देखिए भूमिगत तना जो होता है, भूमिगत तना को हम लोग 4 प्रकार में बांट रहे हैं, क्योंकि तना से सवाल पूछा है तो मेरा प्रयास है कि तना क्या कर दें, हम लोग खत्म ही कर दें। तो हम लोग तना पढ़े 3 प्रकार का। पहला तना भूमिगत तना, दूसरा तना अर्धवायवीय और तीसरा जो है वायवीय। अब भूमिगत तना को हम लोग पढ़ेंगे कितना भाग में, 4 भाग में। 4 भाग में पहला देखिएगा प्रकंद, क्या है, प्रकंद। उसके बाद है स्तंभकंद, स्तंभकंद। और उसके बाद है सलकंद, क्या है, सलकंद, ठीक है। अब देखिए प्रकंद किसको बोलेंगे, क्या हुआ, कोई मिस्टेक है क्या। यह तना क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रकंद किसको बोलेंगे, देखिए हो सकता है कि निम्नलिखित बोल देगा, निम्नलिखित में से कौन प्रकंद का उदाहरण है। आपको नहीं देगा तना, आपको बोल देगा कि प्रकंद का उदाहरण है, या बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा तना का भाग है, कौन सा हिस्सा तना का, दे देगा प्रकंद, स्तंभकंद, सलकंद और एक दूसरा दे देगा, नोट दे देगा। तो आप क्या बोलिएगा, ये सारे किसका हिस्सा होगा, ये सारे जो हिस्सा होगा वो भूमिगत तना का हिस्सा होगा। देखिए प्रकंद किसको बोलेंगे, यह तना क्षैतिज वृद्धि करता है। देखिए बस इसका यही एक सिंबल है। अगर क्षैतिज मतलब समझते हैं कि भूमि के क्षैतिज, भूमि जिस तरह से विस्तरित है, भूमि के अकॉर्डिंग ही वो बढ़ता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षैतिज। जैसे कि ये भूमि हो गया, अगर कोई तना इस तरह से बढ़े ना, इस तरह से सुतल रहे, धरती के अंदर क्या रहे, सुतल रहे, तो उसको बोलेंगे क्षैतिज विस्तार। क्या बोलेंगे उसको, क्षैतिज विस्तार। और ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कौन सा तना, तब ये कहलाएगा प्रकंद। क्या कहलाएगा, प्रकंद कहलाएगा। ऐसा समझ में ना। जैसे कि अदरक को देखते हैं कि कभी अदरक जब निकालिएगा ना धरती से, ऐसा होता है कि अदरक ऐसा होता है इस तरह से, अंदर में ऐसा रहता है क्या, नहीं रहता। वो जब भी रहेगा सुतल रहेगा, ऐसे ऐसा क्षैतिज रूप में रहेगा। तो वो हो गया अदरक, हल्दी, ये सब इस प्रकार से हो जाएगा। केला फर्न ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है साहब। उसके बाद है स्तंभकंद, ये खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संचय करता है, खाद्य पदार्थों को जमा करके ये रखता है। जैसे कि आलू देखिए गोल होता है, तो ये सुतल है कि बैठल है कि उठल है, पता नहीं चलेगा, ऐसा बात है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्तंभकंद। क्या बोलेंगे उसको, स्तंभकंद। ऐसा में सुतल अगर रहे तो क्या बोलेंगे उसको, प्रकंद। और जरा हम पते नहीं चले कि सुतल है कि बैठल है कि उठल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे स्तंभकंद। उसके बाद देखिए सल्ककंद। क्या बोलेंगे, सल्ककंद। यह सल्क पत्रों में बटा होता है, जैसे कि प्याज, लहसुन। सल्क पत्र मतलब बुझते हैं कि हाँ, अलग अलग भाग में पत्र के रूप में, पत्ता के रूप में क्या हो, विभाजित हो, तो उसको बोलेंगे सल्ककंद। क्या बोलेंगे उसको, सल्ककंद। जैसे कि आपका प्याज आप देखते हैं ना कि लेयर पे लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, होता है ना। तो ये किसे, वो जो लेयर होता है ना, उस लेयर को बोलते हैं सल्क पत्र। क्या बोलते हैं उसको, सल्क पत्र। और सल्क पत्र से अगर बना हो तब वो क्या कहलाएगा, सल्ककंद। जैसे कि लहसुन, प्याज, ये सब किसका उदाहरण है, सल्ककंद का। जितना एग्जाम्पल साहब लिखे हैं उतना आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, अगर सवाल यहाँ से आता है तो, ठीक है। सबका एक क्राइटेरिया होता है एग्जाम्पल भी पूछने का, क्या पूछ सकता है, ठीक है साहब। इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार पूछ ले तनिक, हम मन करता 2 सवाल हम पूछ ले। बताइएगा कि अदरक किस प्रकार का, क्या कहते हैं, तना का उदाहरण है, प्रकंद का। भूमिगत का है, भूमिगत का कौन सा है सर, प्रकंद का। अच्छा, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, प्रकंद, ऊपर का नहीं,
चलिए अब देख लेते हैं साहब घन कंद। क्या है ये? घन कंद। 4 प्रकार के बोले थे ना, तो अब हो गया घन कंद। यह क्या होता है? यह ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता। क्या करता है ये? ऊर्ध्वाधर वृद्धि। ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं? जैसे कि हल्दी करता था वृद्धि सूत करके, ठीक है ना, तो ये करेगा उठ करके, मतलब खड़ा करेगा, है समझ बात है? इस तरह से वृद्धि करेगा। क्लियर है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? घन कंद। क्या बोलेंगे इसको? घन कंद बोलेंगे। क्लियर है ना? जैसे कि अरबी, जैसे कि अरबी, जैसे कि अरबी, ये ओल होता है। अरबी अलग होता है, कच्चू होता है। ओल मतलब अलग होता है, कच्चू अलग होता है। मतलब हमको देखने में एक ही जैसा लगता है क्या? एगो छोटा होता है, बड़ा होता है। अच्छा ठीक है, तो हाँ ओले का उदाहरण हुआ, ओले प्रजाति हुआ, तो ओल बोलिए, अरबी बोलिए, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब घन कंद का। ये जब भी वृद्धि करेगा तो इस प्रकार से वृद्धि करेगा। आए समझ में? आप देखिएगा कभी घर में ओल होगा ना, उसको उखाड़ कर देखिएगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं, वो खड़ा रहेगा। आए समझो? उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता रहता है ना, तो इसको बोलते हैं घन कंद। याद रखिएगा कि प्रकंद किसको बोलेंगे? जो सुतल रहेगा। और घन कंद किसको बोलेंगे? जो खड़ा रहेगा। और अगर हम पते नहीं चले कि सुतल है कि बैठल है, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्तम कंद। क्या बोलेंगे उसको? अस्तम कंद। आए समझ बात है? और जो सल्क पत्र से बना होता है उसको बोलेंगे सल्क कंद। क्लियर है ना साहब? तो ये सारे तना का हिस्सा हो गया। चलिए, तो हम लोग 3 भाग में पढ़े थे, तो एक हो गया भूमिगत तना। भूमिगत तना को 4 भाग में पढ़ लिए। अब चलाइए अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना वैसा तना जिसका कुछ भाग बाहर एवं कुछ भाग भूमि के अंदर हो, तो वैसे तना को क्या बोलेंगे? अर्धवायवीय। अब देखिएगा कि बहुत सारा तना जो होता है ना, उसका आधा भाग रहेगा जमीन के ऊपर और आधा भाग रहेगा तना का जमीन के अंदर। तो अर्धवायवीय का मतलब क्या? अर्ध मतलब आधा, वायवीय मतलब हवा में। हवा में तब ही रहेगा ना जब वो धरती के ऊपर रहेगा। तो वैसा तना जो आधा क्या हो? धरती के अंदर हो और आधा क्या हो? धरती के ऊपर हो, बाहर हो, हवा में हो, तो उसको बोलेंगे अर्धवायवीय तना। क्या बोलेंगे उसको? अर्धवायवीय तना बोलेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? दुब घास। जैसे में दुब घास। आप देखिएगा कि दुब्बी वगैरह होगा ना, तो उसका व्हाइट वाला जो भाग होता है, नीचे रहता है ना व्हाइट वाला हिस्सा, वो देखिए आधा अंदर रहेगा, आधा क्या होता है? बाहर होता है। तो इसका मतलब वो तना है। वो क्या है? उसका तना है। आधा तना अंदर और आधा तना बाहर, तो इसका मतलब अर्धवायवीय है। चलिए, पुदीना। अच्छा, कपास। कपास भी, पुदीना भी, गुलदाउदी, जलकुंभी और मर्सिलिया, ये सब किस प्रकार के तना का उदाहरण है? अर्धवायवीय तना का। किसका? अर्धवायवीय तना। उसके बाद देखिए वायवीय तना। वायवीय तना मतलब वैसा तना जिसका पूरा तना जो है ना, वैसा पौधा जिसका पूरा तना क्या हो? हवा में हो, बाहर हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वायवीय। क्लियर है ना? चलिए साहब, अब देख लेते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में गुलाब, अंगूर, नागफनी, सतावर, काजू रायना, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? वायवीय तना। कभी तना का, गुलाब का तना देखते हैं कि बाहर रहता है? नहीं होता ना। सॉरी, अंदर 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 की बात, मतलब वायवीय है तो बाहर ही रहेगा। वायवीय है तो बाहर ही रहेगा ना। कभी गुलाब का तना देखते हैं कि आधा अंदर होता है, आधा बाहर होता है, या पूरा तना अंदर होता है? नहीं होता है। जो सीधा, जैसे आम का पौधा, पूरा तना क्या होता है? बाहर होता है। तो जो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा आप देख रहे हैं ना, वो सब का तना क्या होता है? वायवीय होता है, सब बाहर होता है। ठीक है, तो गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, नागफनी, सतावर, काजू रायना। अब देखिए, आम भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे। क्यों? इसलिए कि एग्जाम्पल कुछ जो होता है ना, वो एकदम स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल अगर पूछेगा ना, तो पूछने का भी तरीका होता है और एक फिक्स होता है कि यही सब एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है साहब, जैसे कि तना की बात करते हैं, तो आलू, अदरक, ये सब छोड़ करके हमको नहीं लगता कि अधिक तना के बारे में पूछता। आलू, अदरक, हल्दी, ये सब पूछ लेता है, प्याज वगैरह पूछ लेता है, बाकी नहीं पूछता है। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है साहब, चलिए अब देख लेते हैं साहब, तना जो होता है ना, ये किससे बना होता है? प्रांकुर से। तना किससे बनता है? प्रांकुर से। और जड़ जो बनता है किससे बनता है? मूलांकुर से। याद रखिएगा कि जड़ जो बनता है वो बनता है मूलांकुर से। जड़ जो बनता है वो बनता है मूलांकुर से, और जो तना बनता है वो बनता है प्रांकुर से। किससे बनता है? वो प्रांकुर से बनता है। याद रखिएगा साहब, मूलांकुर जो होता है, मूलांकुर से जो
जड़ बनता है तो जड़ हमेशा जो गति करता है वो गुरुत्वानुवर्तन गति करता है। क्या करता है? गुरुत्वानुवर्तन गति, मतलब हमेशा गुरुत्वाकर्षण की ओर क्या होता है? वो बढ़ता है। लेकिन तना जो होगा जो परांकुर से बनता है वो हमेशा क्या करेगा? प्रकाशानुवर्तन करेगा। क्या करेगा? प्रकाशानुवर्तन करेगा, मतलब प्रकाश की ओर वो गति करेगा। कभी तना को आप देखें कि ऊपर नहीं जा करके कहेगा ना आज हम नीचे जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तना जब भी जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। जड़ को कभी देखते हैं बोलता है कि नहीं मिट्टी में नहीं जाना, हमको आज ऊपर जाना है। हाँ, ऊपर तरफ सब दिन नीचे जाते जाते परेशान हो गए, बोर हो गए हैं, ऐसा होता क्या? नहीं। कभी कभी ऊपर चला था बोर हो जाता है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा वो जो करेगा गुरुत्वानुवर्तन गति करेगा। और तना जो होगा वो हमेशा जो करेगा वो प्रकाशानुवर्तन की गति करेगा, प्रकाश की ओर बढ़ेगा। ठीक है साहब? आप देखिए कि पौधा वगैरह रूम में लगा दीजिए, उसका वृद्धि देखिएगा तो हमेशा जिधर प्रकाश होगा उधर की तरफ मुड़ जाएगा। देखिएगा खिड़की से बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है इस सेट का शायद। हाँ चलिए, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XX हो जाते, XXX हो जाते हैं, क्या होगा आंसर? क्या बोलेंगे इसको? ये हो जाएगा। देखिए आनुवांशिक विकार किसको कहेंगे? देखिए आनुवांशिक रोग को ही क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विकार बोलते हैं। और आनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं? मतलब वैसा रोग जो माता पिता से उसके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे तो उसको क्या बोलेंगे? आनुवांशिक रोग बोलेंगे। कई बार तो सिंपल सवाल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, ऐसा सवाल पूछ देता है। कौन आनुवांशिक रोग का उदाहरण है? एकदम सिंपल सवाल पूछ देता है साहब। तो याद रखिएगा आनुवांशिक रोग उसको बोलेंगे जो माता पिता से बच्चों में पहुंचता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको बोलेंगे आनुवांशिक विकार। क्या बोलेंगे? आनुवांशिक विकार या आनुवांशिक रोग। सीधा बात है कि वैसन बीमारी जो माता पिता के द्वारा बच्चों को धरोहर के रूप में दिया जाता है, गिफ्ट में दिया जाता है, तो याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आनुवांशिक रोग। ऐसा बात है। तो ये आनुवांशिक रोग ही है। और जिसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? 47 हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगा? देखिए साहब बताते हैं आपको, गुणसूत्र की संख्या ना इसमें भी 47 हो जाती है, इसमें भी 47 हो जाती है। आ रहा समझ में? आ रहा समझ बात है? इसमें भी 47, इसमें भी 47, लेकिन आंसर कैसे होगा तब बताइए? इसमें तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, बीपीएससी तो है नहीं, तो ये क्यों होगा? पहले ऊपर का लेता है। ऐसा लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप जो यहाँ पर XXX देख रहे हैं ना, इसका तो कुछ रीजन होगा ना, इसमें कुछ तो रीजन होगा ना। ऐसा बात है। तो देखिए जब भी नॉर्मल मनुष्य में जो होता है वो कितना गुणसूत्र होता है? चाहे तो बोलते हैं 23 जोड़ा या तो बोलते हैं 46। कितना होता है? 46, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है। 22 जोड़ा यानी 44 को सेम होता है। और एक होता है XY, और XY हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पुरुष। ये क्या हो जाएगा? पुरुष। और 22 जोड़ा सेम रहे और प्लस हो जाए XX, तब ये हो जाएगा महिला। क्या हो जाएगा? महिला। तो देखिए 22 जोड़ा का मतलब क्या हुआ? 44 और प्लस XX कितना हो गया? 44 2 46, तो ये तो हो गया क्या? महिला। ये हो गया महिला। अब देखिए इसी में अगर एगो X और बढ़ जाए, बढ़ना क्या है? X बढ़ तो सकता है Y भी, लेकिन अगर X बढ़े तब कौन बीमारी? अगर Y बढ़े तब कौन बीमारी? अगर XY नहीं बढ़ करके बीच का कोई संख्या हो, जैसे कि 21वां गुणसूत्र बढ़ गया, 13वां गुणसूत्र बढ़ गया, 5वां गुणसूत्र बढ़ गया, तब कौन बीमारी? ऐसा भी बात है। तो ये संख्या पर डिपेंड करता है कि किस नंबर का गुणसूत्र बढ़ रहा है। जिस नंबर का गुणसूत्र बढ़ेगा तो उसका बीमारी अलग हो जाएगा। ऐसा बात है। तो इसीलिए करके ये लगा दिया XXX। इसका मतलब गुणसूत्र कौन सा बढ़ गया है? X वाला बढ़ गया। कौन वाला बढ़ गया है? X वाला। इसीलिए करके X वाला अगर बढ़ जाए तब होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
आया समझ में? ये मत समझिए कि पहला या जो पहले होगा वो ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। एक्स 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 यानी गुणसूत्र कौन बढ़ गया है? एक्स वाला। और एक्स वाला जो ही गुणसूत्र बढ़ गया तो इसका मतलब है कि गुणसूत्र की संख्या 47 हो गई और टर्म हो गया एक्स 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 वाला। तो ये जो हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आया समझ में? और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये आनुवांशिक बीमारी है। क्या है ये? आनुवांशिक बीमारी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है और थैलेसीमिया क्या है। ठीक है साहब? क्या बोले? अभी बता रहे ना, सब बात बोलेंगे, अभी एक भी नहीं बचेगा। गड़बड़ा देते हैं आप। चलिए चलिए, तो ये दरोगा का हिटेड टॉपिक है साहब। ये जो आनुवांशिक रोग है यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, आपको आगे भी पूछा जाएगा, आगे भी एक सवाल आपको मिलेगा ऐसा। चलिए इसका आंसर क्या जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है। सबसे पहला नंबर तो याद रखिए कि ये जो बीमारी होगा ना, ये पुरुष में होगा। ये बीमारी जो होगा केवल और केवल पुरुष में होगा और इसका वाहक जो होगा स्त्री होगा। आए समझ में? ये वाहक जो होगा इसका कौन होगा? स्त्री होगा। और इसे ग्रसित कौन होगा? क्योंकि स्त्री में देखिए, क्योंकि स्त्री में एक्स एक्स पहले से न रहता है। अगर स्त्री में अगर एक्स चलियो गया तो और सुंदर स्त्री हो जाएगी। आए समझ? देखने में क्या हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी। आए समझ में? क्योंकि लड़की में जो गुण आता है, लड़की वाला क्यों आता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम के कारण आता है। और एगो और एक्स बढ़ गया तो इसका मतलब उसमें और जो लड़की की क्वालिटी है, गुण है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आए समझ बात है? लेकिन लड़का में एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है, और एगो एक्स और पहुंच जाए तब आपको नहीं लगता कि लड़का में लड़की वाला गुण आना शुरू हो जाएगा? समझ बात है? तब उस बीमारी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और उसमें गुण कौन सा होने लगेगा? लड़की वाला गुण होने लगेगा। कौन वाला? लड़की वाला गुण। आवाज और तनी पतला होने लगेगा। ऐसा नहीं बात है? और इसके साथ क्या हो जाएगा? उसका चेस्ट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह का बात हो जाता है। उसका जो शरीर का डिजाइन होता है ना, लड़की के जैसे बनना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं बात है? देखने चलेगा वैसी है, बोलेगा वैसे, मतलब सब लक्षण कुलक्षण धर लेगा। ककरा वाला? लड़की वाला। क्यों धर लेता है? क्योंकि एक्स गुणसूत्र एगो क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा बात है? चलिए, गांव घर में कहते हैं कि मौगी हवा है, ये नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? अगर लक्षण देखिए कैसन है, उस तरह की बात है। चलिए, तो यह रोग किसको होता है? पुरुष में होता है। और याद रखिएगा कि इसका वाहक कौन होती है? स्त्री। क्योंकि महिला में अगर हो गया तो महिला में लक्षण दिखाता है नहीं है, और पुरुष में चला गया तो लक्षण दिखा दिया। तो बीमारी किसको हो गया? पुरुष को हो गया। और इसका वाहक महिला होती है, क्योंकि एक्स एक्स किस में पाया जाता है? महिला में। तो महिला में गुणसूत्र पहले बढ़ती है और महिला से ट्रांसफर किस में हो जाता है? पुरुष में हो जाता है। आज समझ बात है? जैसे कि किसी की मम्मी को हुआ है और मम्मी वाला ट्रांसफर किसके हो गया? बच्चा में हो गया। अब बच्चा में दिखा दिया, वो लड़का हुआ, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? लड़की वाला हो जाएगा। आज समझ में? चलेगा मटक मटक के। चलिए, इसमें पुरुषों का गुणसूत्र क्या हो जाता है? 47 हो जाता है, जिसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र कौन आ जाता है? एक्स आ जाता है। इसीलिए वो दिया था एक्स 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 दे दिया था। ऐसा नहीं बात है? चलिए, इसमें पुरुष का जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, ये अल्प विकसित हो जाता है, ये विकास ही नहीं कर पाता है। और जब विकसित नहीं होगा तो इसमें स्पर्म ही नहीं बनेगा। स्पर्म ही नहीं बनेगा, क्योंकि स्पर्म कहाँ बनता है? वो टेस्टिस में बनता है। स्पर्म ही नहीं बनेगा। स्पर्म जो ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि कौन सी हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। ऐसा नहीं बात है? पुरुष क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। और उसमें लक्षण कौन हो जाएगा? स्तन स्त्रियों के समान क्या होने लगेगा? विकसित होने लगेगा। सारा जो ढांचा जो है, शरीर का ढांचा, वो लड़कियों की तरह, महिलाओं की तरह होना शुरू हो जाएगा। और पुरुष क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। नपुंसकता उसमें आ जाएगी, क्योंकि वृषण जो ही अल्प विकसित होगा तो वहाँ पर शुक्राणु नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा। और स्पर्म जो ही नहीं बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसमें नपुंसकता आ जाएगी। ऐसा समझ बात है? तो ये कौन सा बीमारी है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्र एक्स 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 हो जाता है, 47 हो जाता है। इसका वाहक स्त्री होती है और ग्रसित पुरुष होता है। ऐसा बात है? चलिए सा, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है साहब, याद रखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब नपुंसकता। इसमें क्या जाता है, नपुंसकता। अगर पिता बनने में आप फेल हो गए, फिल्टर मतलब फेल, पिता बनने में फेल हो गए तो इसका मतलब कौन बीमारी, क्लाइनफेल्टर। क्या है, क्लाइनफेल्टर। आया समझ में, याद रखिएगा साहब। चलिए साहब, अगला है डाउन सिंड्रोम। क्या है ये, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है साहब। अच्छा, हिंदी में सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, संलक्षण। क्या बोलते हैं, संलक्षण। क्या बोलते हैं, संलक्षण। मतलब एक में लक्षण सब बिगड़ जाएगा। आए समझ में, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंड्रोम। हिंदी लोग ध्यान में नहीं रखता है। कई बार हो सकता है कि आपको हिंदी में दे दे कि डाउन संलक्षण क्या है, तो आपको लगेगा सिंड्रोम पढ़े थे डाउन, ये संलक्षण कहाँ से आ गया। तो याद रखिएगा, इसका नाम संलक्षण इसलिए है क्योंकि जितना भी प्रकार का ये सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम अभी हम लोग 4-5 प्रकार का पढ़ेंगे, तो जितना भी सिंड्रोम होता है सब में लक्षण खराब हो जाता है। आए समय बुखार जारी सब नहीं लगेगा, लक्षण सबको क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अभी देखें लक्षण हो गया ना खराब, लड़का का हो गया ना खराब, लड़की वाला लक्षण आ गया। चलिए अब देखिए डाउन सिंड्रोम, तो याद रखिएगा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संलक्षण। तो डाउन संलक्षण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मंगोलिया के क्षेत्रों में वहाँ के जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु वहाँ का जो वातावरण है उसके कारण इस तरह की बीमारी अधिकतर कहाँ होता था, मंगोलिया के क्षेत्रों में। इसीलिए करके इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, मंगोलिज्म। आए समझ बात है। चलिए हाँ, ये भी अनुवांशिक है, जो भी लिखा रहे अनुवांशिक ही है। हाँ अनुवांशिक है। देखिए जब भी बीमारी अगर आएगा तो कहीं ना कहीं से अगर पहली बार बीमारी आएगा तो उसका तो जैसे कि माता से पिता में आया तो वो तो किसी को आया होगा, उससे पहले तो किसी को आएगा, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको किसी दूसरे वजह से आया होगा। ऐसा नहीं बात है, कोई तो होगा ना, तो वो वातावरणीय के कारण आए समझ में, ये वातावरण भी मायने रखता है। ठीक है साहब। चलिए आप देखिएगा साहब, इस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है, अभी बताए तो उसमें भी 47 और इसमें 47। अब इसमें 47 कैसे होता है सो देखिएगा साहब। इस रोग में 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र में होता है क्या होता है, एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। मतलब 21वां जोड़ा जो होता है ना, हम क्या पढ़े कि 22 जोड़ा आता है, तो 22 जोड़ा से पहले 21वां जो जोड़ा होगा ना, 21 में 2 होना चाहिए ना, 21 नंबर का गुणसूत्र जो होगा उसमें गुणसूत्र कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन गुणसूत्र 2 के बदला कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो बताइए कि बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा लास्ट में जाके। तो 21वां जोड़ा अगर पूछेगा कि 21वां जोड़ा में गुणसूत्रों का संख्या बढ़ जाए तब कौन सा बीमारी होगा, तब क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम हो जाएगा तो इसका लक्षण कौन धर लेगा, वो मंद बुद्धि हो जाएगा। देखिए हो गया ना कुलक्षण वाला आदत, मंद बुद्धि हो जाएगा, आंखें टेढ़ी हो जाएगा, नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जीभ मोटी हो जाएगा। आए समझ में, जीभ क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगा। और शरीर क्या हो जाएगा, अनियमित ढांचा हो जाएगा, मतलब पेट निकल जाएगा, समझ रहे हैं, जबकि पेट अंदर रहना चाहिए। हाथ उत जो है सो लकड़ी के जैसा हो जाएगा, समझ, माथा इतको हो जाएगा, समझ रहे, सौसे शरीर में माथे नजर आएगा। आज समझ में, तो मतलब शरीर का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर है वो नहीं होकर के बेढब हो जाता है, ढांचा ही बिगड़ जाता है। समझ रहे बात को, पेट निकल गया, माथा इतको हो गया, हाथ पैर पतला है ना झूल रहा है। आज समझ बात है, तो इसका मतलब कौन सा बीमारी हो गया, हाँ डाउन सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम। जीभ उसका हो जाएगा मोटा, जीभ हो जाएगा मोटा, देखेगा अगर आपको ना तो पता चलेगा ऊपर देख रहा है, समझ रहे हैं, मतलब आंख टेढ़ी हो जाएगी। आए समझ में, इस तरह की बातें होती है। आए समझ में ना। चलिए साहब, इसको कौन सा बीमारी बोलेंगे हम लोग, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे उसको, डाउन सिंड्रोम। चलिए साहब, अब है टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए यह बीमारी किस में होता है, स्त्री में होता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम किस में होता था, पुरुष में होता था। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती है, देखिए लड़का को बढ़ा देती है, अपने घटा लेती है, लड़का को बढ़ा देती है, अपने घटा लेती है, लड़का को बढ़ा करके लड़की बना देती है, अपने जो है सो घटा लेती है। देख रहे हैं ना। चलिए अब देखिएगा इसका, इस रोग में क्या होता है, इस रोग के कारण शरीर अविकसित हो जाता है, शरीर विकास नहीं कर पाएगा, कद छोटा हो जाएगा। हाँ कद एकदम छोटा, फिर वैसे नहीं बोलना है, मानहानि का केस तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो
तुरंत मानहानि का केस हो जाएगा साहब। तो आर्टिकल 102 लग जाएगा और प्रतिनिधि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भाग 8 लग जाएगा, धारा 8 लग जाएगा, चल जाइए भीतर। तो इसीलिए करके कि मानहानि देख रहे हैं कितना खतरनाक हो गया। पहले ये सब हर नेता पे होता था, 10-10 को 5-5 को मानहानि केस, कुछ नहीं होता था। आप देख रहे हैं ना, इसीलिए किसी को भी कुछ बोलिए उसके मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचे, नहीं तो महिला है साहब, महिला का फायदा उठा लेगी तुरंत मानहानि का केस एकदम। जब पुरुष एक बार ठोकता है मानहानि का केस, जेल हो जाता है, तो महिला ठोक देगी केस, तो समझते हैं। इसलिए कि हम भी सब कुछ बोलना बंद कर दिया। चलिए जननांग क्या हो जाएगा, अविकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, अविकसित। आपको नहीं लग रहा कि पहले जितना महिला पे बोलते हैं कंट्रोल कर दिए हैं, नहीं लग रहा, एकदम कंट्रोल। हाँ, जब से राहुल गांधी को हो गया ना जेल, हमको अब डर लगने लगा बहुत जोर जोर से, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसी वजह से अब नहीं बोलते हैं हम। हाँ, हो सकता था, हम किस खेत का मूली है, सही बात है। तो किसी के मान में हानि मत पहुंचाइए, ठीक है, अरे तो फिर चल जाइएगा साहब। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब, इस रोग के कारण स्त्री का शरीर क्या हो जाता है, अविकसित हो जाता है। कद जो है छोटा हो जाएगा, जननांग अविकसित हो जाएगा। और जिसके कारण जननांग अगर अविकसित हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें क्या हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा। ऐसा नहीं बात है, तो याद रखिएगा, महिलाएं क्या हो जाएगी, बांझपन। देखिए उधर पुरुष को नपुंसक करवा दी थी, देख रहे हैं ना, उधर पुरुष को नपुंसक करवा दी थी एक बढ़ा के, इधर अपने नपुंसक हो गई है घटा के। देख रहे साहब, लॉजिक याद रखिएगा, बढ़ा दी तो पुरुष, घट गया तो अपने, ऐसे नहीं बात है, याद रखिएगा। और आपको लगता है कि बड़ा आसानी से याद कर लेंगे 4 सिंड्रोम या 5 सिंड्रोम, आप कन्फ्यूज जरूर करिएगा, इसीलिए करके हम ऐसा बात बोल देते हैं, ठीक है साहब। तो बढ़ गया अगर तो पुरुष नपुंसक, घट गया तो महिला, उसको बोलते थे क्लेनफेल्टर। अगर पिता बनने में फेल हो गया तो क्लेनफेल्टर, ऐसा में। और यहाँ पर आप देखिए टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या जाता है, टर्न हो जाता है, ठीक है साहब, तो बांझपन आ जाता है। चलिए अब देखिए पटाऊ सिंड्रोम, क्या है, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है साहब। कौन सा सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। ये सब हंस दिया। चलिए, इस रोग में 13वां गुणसूत्र में एक संख्या बढ़ जाती है। देखिए इसमें 21वां बढ़ा था, तो कौन सिंड्रोम हुआ था, डाउन सिंड्रोम। 21वां बढ़ जाए, 21वां जोड़ा में एक बढ़ जाए तो डाउन सिंड्रोम, ऐसा नहीं बात है। और एक्स वाला बढ़ जाए तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, और एक घट जाए तो टर्नर सिंड्रोम। और 13वां जोड़ा में एक बढ़ जाए, क्योंकि 13वां गुणसूत्र होगा, इसमें भी जोड़ा की बात करते हैं। जोड़ा का मतलब कितना, 2, तो इसमें भी गुणसूत्र कितना होगा, 2। लेकिन 13वां में अगर हो जाए 3 तो फिर उसको बीमारी हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा बीमारी, पटाऊ सिंड्रोम। चलिए साहब, पटाऊ सिंड्रोम। अब देखिए पटाऊ सिंड्रोम में होता कौन सी है, कौन लक्षण धर लेता है। देखिए इस रोग में क्या होता है, होठ कट जाता है। होठ जब कट जाएगा तो पटेगी नहीं, ऐसा समझे, होठ कट जाएगा तो पटेगी नहीं। तालू में दरार आ जाता है, बम्हार हो जाएगा तालू में, समझ रहे हैं, तो पटेगी क्या, नहीं पटेगी, ऐसा समझ में। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या याद रखेंगे, अरे ठोर मुंह बढ़िया रहेगा तब ना पटेगी, और जब ठोरे मुंह बढ़िया नहीं है तो पटेगी क्या, नहीं पटेगी, समझ बात है। देखिए ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, याद रखने के लिए इसको गलत वे में नहीं ले जाइएगा, ठीक है साहब। मेरा प्रयास होता है कि हमको लगता है कि हंसी मजाक का चीज़ है बच्चा को ज़्यादा देर तक याद रहता है, इसीलिए तो याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 सिंड्रोम है। और याद रखिए दरोगा में जब ये पूछा गया था हम खुद गलती करके आए थे, रियल बताते हैं, इसीलिए करके जो हमसे गलती होता है हम चाहते हैं कि इस तरह से बच्चे को बताएं कि वो दोबारा गलती करके नहीं आए। तो याद रखिएगा कि पटाऊ सिंड्रोम में क्या होगा, नहीं पटेगी। क्यों नहीं पटेगी, होठ कट्टल रहेगा, भमार रहेगा तालू में, तो क्या होगा, पटेगी नहीं, ऐसा बात है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो आप भी भाग जाइएगा डरा करके, ऐसा बात है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, रोगी जो होता है मंद बुद्धि हो जाता है, बुझने ना आएगा, लेर बहते रहेगा, इन्हें से नहीं बहेगा, तालुओ कट्टल है, ठोरो नहीं तो लेरे न बहेगा, इन्हें से बहते रहेगा, मौत जैसे चूहत रहेगा। चलिए, और
नेत्र रोग से वो क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, मतलब आंख भी उसका क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ऐसा बात है। तो ये क्लेनफेल्टर समझ में आ गया ना, ये पटाउ सिंड्रोम। तो क्लेनफेल्टर में क्या बताए थे, पुरुष को होता है, बाहा कौन होती है, स्त्री होती है, गुणसूत्र कितना हो जाता है 47, बढ़ता कौन है एक्स वाला, बढ़ता कौन है एक्स वाला, इसमें पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। चलिए पिता बनने में फेल, तो क्लाइनफेल्टर। चलिए डाउन सिंड्रोम में क्या बोले, 21वां जोड़ा बढ़ जाता है, कौन सा बढ़ जाता है, 21वां जोड़ा बढ़ जाता है। इसका लक्षण की बताए थे, हाँ कद छोटा। चलिए उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 45, और किस में होता है, महिला में। इससे महिला क्या होता है, शरीर अविकसित, और इसमें महिला क्या जाती है, बांझ हो जाती है, बांझपन आ जाती है। ऐसा नहीं बात है। तो ये सब किस में था, टर्नर में। पटाऊ में क्या बोले, गुणसूत्र कौन सा 13वां क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है, और मंदबुद्धि हो जाता है, आंख चल जाता है। ठीक है साहब, नेत्र क्लियर है ना साहब। चलिए तो ये सब जितना पढ़े हम लोग, कौन सा बीमारी है, पटाव से आनुवांशिक रोग, कौन सा आनुवांशिक रोग, देख लीजिए। अब वही पर ध्यान रहेगा, गजबे है। चलिए अब देखिए थैलेसीमिया रोग, इसी से जुड़ा हुआ आनुवांशिक ही रोग है थैलेसीमिया रोग, इसको भी देख लेते हैं। इसमें होता क्या जानते हैं, ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन वो करता है तब बनता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है यही बनाता है हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है ये, हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन किस प्रोटीन से बनता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन का क्या था, संश्लेषण ही नहीं हो पाता, ये संश्लेषण ही नहीं कर पाता। जो ही संश्लेषण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो ही बनना बंद हो जाएगा तो आरबीसी का बनना बंद हो जाएगा, आरबीसी की काउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संवहन नहीं होता है। देखिए क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन ये बनाता है हीमोग्लोबिन, समझिएगा ये क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। आप बताइए हीमोग्लोबिन ही बनाता है, तो ये इसका जब संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और आपको पता है कि शरीर के हर कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन जो पहुंचाता है कौन, सॉरी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो पहुंचाता है, ऑक्सीजन जो पहुंचाता है कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो पहुंचाता है हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो आपको लगता है कि ऑक्सीजन पहुंच पाएगा क्या, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का संवहन क्या हो जाएगा, नहीं, रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। और समझ बात है। चलिए साहब बस 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। ग्लोबिन संश्लेषण नहीं हो पाता है, और ग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होने के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या होता है, नहीं हो पाता है, और जिसके कारण आरबीसी का भी निर्माण नहीं हो पाता है। और यह एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक रोग है। क्या है यह, आनुवांशिक रोग। चलिए साहब अगला है डाउन सिंड्रोम। देखिए यह एक आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और बर्नानता, यह सब किसका उदाहरण है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। याद रखिएगा, कई बार पूछ सकता है कि निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए साहब क्लियर है ना। चलिए आज की सेवा इतना ही साहब, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट सेट होगा जो पीटी का 21 का है वो होगा। चलिए साहब।